Our next topic is सर्वे डिजाइन। हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में डेटा कलेक्शन के डिफरेंट टूल्स पढ़े थे, जिनमें क्वेश्चनियर था, उसके अलावा आपने सर्वे था। ठीक है, तो इसमें आपने जो है क्वेश्चनियर को डिटेल पढ़ लिया था। अब आज हम देखेंगे कि सर्वे डिजाइन किस तरह से है, और इसके बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे आपने एक क्वेश्चनियर को डिजाइन किया था। तो सबसे पहले तो आ जाता है कि सर्वर डिजाइन में सबसे पहले तो ये आता है कि आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करना होता है। प्लान करने से मुराद ये है कि आप इसमें क्या रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है। उसके बाद आता है कि इसमें ये सारे स्टेप्स जो है इन्वॉल्व हैं, और इन्हीं स्टेप्स को हम बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है कि आपने अपने सर्वे के गोल्स डिसाइड करने होते हैं। गोल्स मीन्स, जैसे आपने कहा था कि अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव अगर पता होंगे तो उसी के इर्द गिर्द आपकी रिसर्च जो है वो काम करेगी। सिमिलरली सबसे पहले आपको अपने सर्वे के गोल्स देखने हैं कि आप इससे क्या चीज है जिसके बारे में आप डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आप किन लोगों से इसके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से डेटा लेना है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट गोल कि मैं करना क्या चाहती हूँ। दूसरा, मैं इससे इंफॉर्मेशन किससे लेना चाहती हूँ, क्या मैं स्टूडेंट से लेना चाहती हूँ, मैं जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे लेना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी देखना होता है थर्ड नंबर पे कि क्या मैं जो रिसर्च करने जा रही हूँ उसके लिए सर्वे मेथड एक्यूरेट मेथड है भी या नहीं है। ठीक है, और फोर्थ आ जाएगा विच टाइप ऑफ सर्वे शुड आई कंडक्ट। मेरा सर्वे कैसा होना चाहिए, क्या जो मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी वो मैं लोगों से वर्बली पूछूंगी, या मैं उनसे इंटरव्यू के थ्रू पूछूंगी, फोन कॉल पे पूछूंगी, ईमेल के थ्रू पूछूंगी। मुझे कौन सा मीडियम जो है वो ऑप्ट करना है अपने रिस्पोंडेंट्स के साथ उनके रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के लिए। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, सर्वे गोल में आ जाएंगी, यानी इसमें आपने सर्वे को अपने प्लान करना होता है। सेकेंड चीज आ जाती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग आपके पास जो जितने भी, अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस की बात की, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं पाकिस्तान के हर एक स्टूडेंट से डाटा इकट्ठा करूं। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी टारगेट पॉपुलेशन में से क्या करूंगी, सैंपल लूंगी। सैंपल मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे इसमें से कॉलेज लेवल के बच्चों को देखना है या यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को देखना है। फिर जिस लेवल के बच्चों को देखना है तो मैं उसमें सॉर्ट आउट करूंगी कि मैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के कौन कितने कितने स्टूडेंट्स को ले रही हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाएंगे, सैंपल कहलाएंगे। ठीक है, तो सैंपल आपके पास क्या होता है, सैंपलिंग भी आप पीछे डिटेल में पढ़ आए हैं कि सैंपल आपके पास वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का वो ग्रुप है जिसको आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो सैंपल यहाँ पर क्या होगा, इट इज अ ग्रुप टेकन एज अ रिस्पोंडेंट इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ लार्ज टारगेट पॉपुलेशन। कि इसके जो भी रिस्पॉन्स होंगे वो कंसीडर ये किए जा रहे होंगे कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि आपने सर्वे के लिए मेथडोलॉजी कौन सी ऑप्ट करनी है। अगला ये स्टेप आ जाता है कि आपने किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है उसमें अपने टाइम स्पैन को देखते हुए डिसाइड करना है कि ये क्रॉस सेक्शनल होगी या लॉन्गिट्यूडनल होगी। क्रॉस सेक्शनल ये होता है कि आप हर सर्वे की दफा नए सैंपल नए लोग लेते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में आपके पास क्या होता है, हर दफा जब आप उनको डिफरेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं तो आपके पास सेम सेट ऑफ पीपल जो है वो आपके पास रहता है। इंस्ट्रूमेंटेशन है, यानी आप पेपर और पेंसिल के थ्रू करवा रहे हैं, आपने उनके पेपर पे लिखे हुए सवाल दे दिए और वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, या आप वर्बली इंटरव्यू के थ्रू पूछते हैं, या आप कोई टेलीफोन के थ्रू पूछ रहे हैं, ईमेल के थ्रू पूछ रहे हैं, जो भी आप वे ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि क्या जो आपका सर्वे है, क्या अगर आपने फॉर एग्जांपल उसमें अगर आपने जो है वो टेलीफोनिक मेथड चूज किया, क्या आपका सर्वे जो है वो इस तरह का है कि वो टेलीफोन के थ्रू उसके सेटिस्फेक्ट्री लोग आंसर दे सके। अगर दे सकें तो ये बिल्कुल सही है, अदरवाइज आपको कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा, स्टेप 4 आ जाता है क्वेश्चनियर डिजाइन। क्वेश्चनियर डिजाइन से मुराद यहाँ पर क्या है कि सर्वे में भी तो आपको सवाल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने सवाल कौन कौन से डिसाइड करने हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि जी मैंने कोई ऐसा डेटा चाहिए जो आपको 65 प्लस लोगों से इकट्ठा करना है, तो उसके लिए अगर आप इंटरनेट का सहारा लेते हैं कि जी मैं उनको इंटरनेट के जरिए शेयर कर दूं, तो ये इनअप्रोप्रिएट है। उसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के पास जाकर खुद उनसे डेटा इकट्ठा करें। ठीक है, फिर अगर आपका कोई ऐसा है जिसमें आपको पिक्चर्स दिखा के कोई आप साइकोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं कि इस पिक्चर को देख के आपके माइंड में क्या आता है, और आपको विद इन सेकेंड्स चाहिए कि जो बंदा
10 सेकंड के अंदर इंटरप्रेट कर लेता है, उसके ये रिजल्ट्स होंगे। तो ये काम आप टेलीफोन पे नहीं कर सकते, ये काम आपको पर्सनली जो है उनके आमने सामने बैठ के करना होंगे। इसके अलावा सवाल डिजाइन करते हुए जो आपने रखना है वो ये कि आपने अपने सवालों को मैक्सिमम कोशिश करनी है कि वो सादे हों और वो मुख्तसर हों, अदरवाइज जो रिस्पोंडेंट है वो उसमें अपना इंटरेस्ट जो है वो लॉस कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पायलट सर्वे। ये टर्म आपने क्वेश्चन डिजाइन में भी पढ़ी थी। जब आप अपना डिजाइन कर लेते हैं सवाल, तो आप क्या करते हैं, ट्रायल के तौर पे 4 से 5 लोगों को देकर देखते हैं कि क्या उनकी सवालों की अंडरस्टैंडिंग है, क्या कहीं कोई उसमें गलती तो नहीं रह गई, कोई चीज उनको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल तो नहीं हो रही। तो पायलट सर्वे का मतलब क्या है, क्वेश्चनियर जो आपने सवाल बनाए हैं उनको आप टेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि अगर कोई एरर रह गया है तो उसकी जो है वो आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रिवीजन ऑफ सर्वे। आप पायलट सर्वे के बाद जो है देखते हैं कि क्वेश्चनियर में कहाँ कहाँ चेंजेस की जरूरत है, आप उसकी एडिटिंग करते हैं, रिवाइज करते हैं, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद जो होता है इससे आपका जो है वो क्वेश्चनियर इम्प्रूव हो जाता है। एग्जीक्यूट सर्वे, यानी आप अपना मेन सर्वे उसके बाद क्या करेंगे, कंडक्ट करवाएंगे, अपने रिस्पोंडेंट जो है उनसे आप रिस्पॉन्स इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जो आपके पास डेटा आ जाएगा आप उसको एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि इतने लोगों ने ये रिजल्ट दिया, ये हुआ। और उसके बाद 9th स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होता है, आप अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करने से मुराद क्या है, आप बताएंगे कि ये नतीजा निकला मेरी स्टडी का कि ऑनलाइन क्लासेस का फैकल्टी मेंबर्स के ऊपर ये इन्फ्लुएंस है, स्टूडेंट्स के ऊपर ये इन्फ्लुएंस है। आप क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को फाइनल स्टेटमेंट की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ये था हमारा केस स्टडी का सर्वे डिजाइन का टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी, नाम से पता लग रहा है कि स्पेसिफिक केस को स्टडी करना। केस स्टडी भी हमारे पास सोशल साइंसेज में जो है वो रिसर्च का एक मेथड है। अब इसमें आपके पास क्या होता है, बजाय इसके कि जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि ऑनलाइन स्टडी की मैंने बात की, ठीक है, मैंने एक सर्वे कंडक्ट कर लिया, सर्वे हो गया, क्वेश्चनियर हो गया, ये एक ब्रॉड रिसर्च होती है। केस स्टडी में आप क्या करते हैं, बिल्कुल एक लिमिटेड यूनिट को, वो लिमिटेड यूनिट आपकी एक क्लास हो सकती है, एक स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, एक फर्द हो सकता है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ओवरऑल पाकिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। इसमें मैं कहती हूँ कि मैं ओवरऑल सर्च ये स्टडी करूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर क्या इन्फ्लुएंस है, तो ये भी केस स्टडी है। अच्छा, अगर मैं उसमें मजीद स्पेसिफिक हो जाती हूँ कि नहीं, मैं ये सर्च करूँ कि साइंस के स्टूडेंट्स पर क्या इन्फ्लुएंस है, और उसमें भी मैं स्पेसिफिक हो जाती हूँ कि केमिस्ट्री स्टूडेंट्स पे, और उसमें भी अगर मैं सिर्फ अगर चाहूँ तो एक स्टूडेंट को भी अगर स्टडी कर रही हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, केस स्टडी कहलाएगी। तो इसका फायदा क्या होता है कि इसमें आप जनरल स्टडी की बजाय आप क्या करते हैं, इसके अंदर डेप्थ में स्टडी करते हैं, और फिर उसमें क्या होता है कि आप उसको फिर बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं कि इसके ऊपर किन किन चीजों का इन्फ्लुएंस है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको जो है वो मुतासिर कर रहे हैं। हम उन सब चीजों को इसमें फिर साथ लेकर चलते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केस स्टडी मेथड, इनको हम देखते हैं। पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो ये आ गया कि इसके अंदर आप क्या करते हैं, वन सिंगल सोशल यूनिट को आप स्टडी करते हैं, ठीक है। और आप जो है इसमें बहुत सारी चीजों को स्टडी नहीं कर रहे होते, सिर्फ एक क्लास हो गई, एक स्टूडेंट हो गया, एक फर्द हो गया, उसको आप स्टडी कर रहे होते हैं, और उसको आप क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंसिवली स्टडी करते हैं, उसके तमाम जो इन्फ्लुएंस करने वाले पैरामीटर्स हैं उनको आप स्टडी करते हैं। नंबर 2, ये स्टडी जो होती है ये आपकी इंटेंसिव स्टडी होती है, यानी इसके अंदर आप उसकी एक माइन्यूट डिटेल, जो छोटी से छोटी डिटेल है, उसको भी आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और जो है इसमें जाहिर बात है कि अगर आप इसमें स्टडी कर रहे हैं तो आपको इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगेगा सारी चीजों को उसके बारे में डाटा एक्वायर करने के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूँ किसी क्रिमिनल के बारे में स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, कि उसने कोई क्राइम किया है, तो मुझे उसके बारे में डिटेल स्टडी करना पड़ेगी कि इस क्राइम का आगाज कैसे हुआ, ठीक है। और अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिर्फ 2 या 3 दिन उसके साथ गुजार के तो उसके बारे में कोई डाटा इकट्ठा नहीं कर सकती, बल्कि मुझे उसके साथ महीनों या हो सकता है सालों तक टाइम स्पेंड करना पड़े, फिर उसके बाद मैं उसके बारे में कोई एलैबोरेटिव राय जो है वो दे सकूं। थर्ड आ जाता है कि इसमें हमारे पास आ जाता है, आपको इसमें क्या करनी पड़ती है, कंप्लीट स्टडी ऑफ दी
सोशल यूनिट, ठीक है। कंप्लीट स्टडी में क्या आ जाएगा कि वो तमाम फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और वो चाहे जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स फैक्टर, वो फैक्टर आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड है, वो सब आपको इसमें स्टडी करने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ पॉइंट, आ जाता है फोर्थ पॉइंट में आपके पास आ जाता है कि इसमें आप क्या करते हैं कि आप वो तमाम फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको डिटेल्ड स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि अगर एक क्रिमिनल है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो तमाम फैक्टर जिसकी वजह से वो इन क्राइम्स में इन्वॉल्व हुआ, मतलब हो सकता है कि वो जॉबलेस था, या उसको कंपनी ऐसी मिली, या मे बी कि वो किसी जो था ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और फिर हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं कि हाँ, आम तौर पर अगर ये फैक्टर्स हों तो वो किसी पर्सन को ले जा सकते हैं टूवर्ड्स क्राइम। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आप देखते हैं जो 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 डिफरेंट फैक्टर्स थे जो उसके क्राइम की वजह बने, कॉजल फैक्टर्स थे, उन सब फैक्टर्स का आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, फिर आप इसमें ये भी देखते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपकी स्टडी होती है, ये डायरेक्ट स्टडी होती है, इसमें आपको इनडायरेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच यूज नहीं कर रहे। आपके सामने है कि अगर आप किसी स्टूडेंट को स्टडी कर रहे हैं या किसी क्रिमिनल को स्टडी कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट आप उसको ऑब्जर्व करके, उससे बातचीत करके, उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें आपको इनडायरेक्ट या कोई ख्याली जो है डाटा कलेक्शन नहीं है। और सेवंथ आ जाता है कि ये आपके पास जो है फ्रूटफुल इस लिहाज से होती है कि जो इसके बाद आप जो डाटा जनरलाइज करते हैं, एक तो वो हकीकत बेस्ड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंटेंट उसका रिच होता है। रिच के सेंस में कि आपके पास एक बात को लेकर, एक स्टडी को लेकर आपने बहुत सारे फैक्टर्स को डिटेल स्टडी किया होता है, तो इससे जो आपके पास जनरलाइजेशंस आती हैं वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होती हैं, क्योंकि उसमें आपने बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ स्टडी किया होता है और बहुत डिटेल स्टडी किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसके मेजर फेजेस क्या क्या हैं, मेजर स्टेप्स क्या क्या हैं केस स्टडी के। पहला तो आ जाता है रिकॉग्निशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ अ फिनोमेना टू बी इन्वेस्टिगेटेड और यूनिट ऑफ अटेंशन। ठीक है, पहले तो आपने डिटर्मिन करने के मैं स्टडी किस यूनिट को करना चाहती हूँ, किस चीज को स्टडी करना चाहती हूँ। सेकेंड, आप उसका डाटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है, आप उसके लिए उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। थर्ड, आप वो तमाम फैक्टर जो उसके कॉजल फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, आप उनकी तशखीस करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर अगर आप उनको ट्रीट करने के लिए कोई रेमेडियल मेजरमेंट्स, जैसे अगर आपको लगता है कि जी मैं इसकी क्रिमिनल है, मैं इसकी काउंसलिंग करके इसको इस क्राइम से हटा सकती हूँ, तो आप उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट या थेरेपी एम्प्लॉय करते हैं आप वो यूज करेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, फॉलो अप प्रोग्राम करेंगे, यानी बार बार उस बंदे से कम्युनिकेट करेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या जो आपने ट्रीटमेंट अप्लाई किया वो इफेक्टिव था भी कि नहीं, उसने अपना क्राइम छोड़ा भी या नहीं छोड़ा। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं केस स्टडी मेथड के। पहली बात तो ये कि आप जो है इससे बिहेवियर पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इसमें कोई सोसाइटी का ऐसा पहलू स्टडी कर रहे हैं जो नॉर्मली निग्लेक्टेड है, जिस पर ज्यादा काम नहीं किया जाता, और इससे आप क्या कर सकते हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा ये, इससे जो आपको डाटा मिलता है वो रियल इनलाइटेड रेकॉर्ड मिलता है किसी भी पर्सनल एक्सपीरियंस का। अभी आपने देखा कि वो बिल्कुल उसमें आपके पास सारी की सारी जो चीजें मिलेंगी वो बिल्कुल रियल होंगी, वो डाटा जो है, और आपका एनरिच्ड होता है कंटेंट उसमें। इसके अलावा जो है रिसर्चर को इनेबल बनाता है ट्रेस आउट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द सोशल यूनिट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द सोशल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो सब आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी केस स्टडी के रिजल्ट आए थे उनको आप जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे, जैसे मैंने अगर एक क्रिमिनल को स्टडी किया तो मैंने उस पर जनरलाइज कर लिया कि ये फैक्टर्स जो हैं वो किसी शख्स को क्राइम की तरफ लेके जा सकते हैं। या अगर एक स्टूडेंट है तो ये फैक्टर्स हैं जो उसकी ऑनलाइन स्टडी के हवाले से ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, हर्डल्स कॉज कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है कि the method facilitate intensive study of social unit which is generally not possible if we
use either the observation method or method of collecting information through schedules. This is the reason why case study method is being frequently used, particularly in social researches. वो कह रहे हैं कि जो social researches होती हैं कि वहां पर अगर आप observation करें सिर्फ, आपको ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, या अगर आप किसी और मोड के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो फिर आपको कौन सा मेथड ऑप्ट करना पड़ेगा, केस स्टडी का मेथड ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, किसी भी चीज के बारे में ये ज्यादा स्पेसिफिक होता है। यानी बिल्कुल आप इसमें ये समझ लें कि ऑब्जर्वेशन हो गया या दूसरे मेथड में आप ऊपरी ऊपरी तौर पर रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर आपका कंसर्न सिर्फ इस बात से होता है कि हमारी पॉपुलेशन की राय क्या है, सैंपल क्या कहता है, ठीक हो गया। जबकि केस स्टडी में आपका टारगेट एक बहुत स्पेसिफिक पॉपुलेशन का हिस्सा होती है, जिसको आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, केस स्टडी कहलाएगी।